Good morning everyone. Myself Vedant Upadhyay and today's our topic of discussion is आई। आज हम आँख के बारे में बात करेंगे। ये एमएसएन फोर्थ सेमेस्टर का टॉपिक है। तो और इसमें हम कौन कौन सी डिजीज़ कवर करेंगे। इसमें हम बात करेंगे कंजक्टिवाइटिस के बारे में, रिफ्रैक्टिव एरर्स के बारे में, केरेटोप्लास्टी के बारे में और नेशनल कंट्रोल ब्लाइंडनेस प्रोग्राम या फिर नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये 4 डिजीज़ हम इस टॉपिक में इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंजक्टिवाइटिस के बारे में। कंजक्टिवाइटिस क्या होता है? तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कंजक्टिवा क्या होता है। कंजक्टिवा क्या होता है? एक लेयर होती है, थिन थिन मेम्ब्रेन होती है, जो कि किस चीज़ को कवर करती है? हमारी स्क्लेरा को। स्क्लेरा यानी जो वाइटिश पार्ट दिख रहा है हमें आई में, उसको कवर करती है। और साथ में जो हमारी आईलिड है, अपर एंड लोअर, उसके जो इनर लेयर होती है ना, उसको कवर करती है। अच्छा, इसका क्या हो जाएगा? इन्फ्लामेशन हो जाएगा, क्योंकि कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवा प्लस आइटिस, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। अब यदि इन्फ्लामेशन हो गया तो कहीं ना कहीं वो चीज़ क्या हो जाएगी? पिंक हो जाएगी या रेड हो जाएगी। यानी इन्फ्लामेशन होता है तब ब्लड वेसल क्या हो जाती है? डायलेट हो जाती है, जिसकी वजह से रेडनेस अपीयर हो जाती है। तो रेड हो जाएगी, इसी को हम क्या बोलेंगे? कंजक्टिवाइटिस बोलेंगे। अच्छा, आप सभी ने एक बात गौर की होगी कि किसी भी जो पर्सन है उसको यदि कंजक्टिवाइटिस हो रखा होता है तो वो या तो चश्मा पहनता है ब्लैक कलर का, गॉगल्स, या फिर वो एक तरीके से आइसोलेट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये क्या है? हाईली कॉन्टाजिनस बीमारी है, मतलब कि बहुत जल्दी फैलती है। जैसे यदि हम कंजक्टिवाइटिस वाले आदमी के आंखों में देख भी लेंगे ना, तो कहीं ना कहीं हमारे आंखों में थोड़ा सा पानी आना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर ऐसा लगेगा कि इरिटेटिंग टाइप से। तो इसीलिए क्या होता है? क्योंकि ये हाईली कंटाजिनस बीमारी होती है। ठीक है, तो यही है, बस इसी के बारे में हमें पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कंजक्टिवाइटिस क्या है ये। तो पहला लाइन है हाईली कॉन्टाजिनस है, बता दिया क्यों। इट इज़ अ मोस्ट कॉमन ओकुलर डिजीज़ वर्ल्ड वाइड। ये मोस्ट कॉमन ओकुलर कंडीशन है। क्यों है? क्योंकि देखो, हमारे कहीं ना कहीं हाइजीन से रिलेटेड है यार। हम गंदे हाथ है और हम आंखों में ऐसे मसल लें, या फिर है ना कुछ भी चीज़ें हमारी आंखों में चल जाती है, तो उसकी वजह से कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव लेयर है ऊपर की, स्क्लेरा की और इनर लेयर की। ठीक है, वही इसमें लिख रखा है कि कंजक्टिवा होती क्या है? तो थिन मेम्ब्रेन होती है दैट कवर इनर सरफेस ऑफ आईलिड एंड वाइट पार्ट ऑफ आई। और वाइट पार्ट ऑफ आई क्या है? स्क्लेरा है। ठीक है। अच्छा, अब यदि इन्फ्लामेशन हो गया तो क्या हो जाएगा? रेड आई अपीयर होगी। तो जो इट मेक वाइट पार्ट ऑफ आई दैट इज स्क्लेरा। वाइट पार्ट ऑफ आई क्या है? स्क्लेरा है। उसको क्या कर देता है? रेड कर देता है, क्योंकि इन्फ्लामेशन हो रहा है इसलिए। ठीक है, फिर इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो कंजक्टिवा इज द इन्फ्लामेशन ऑफ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कंजक्टिवा दैट लाइन आईलिड एंड कवर वाइट पार्ट ऑफ आई। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज पिंक आई। इसको पिंक आई भी बोलते हैं। ठीक है, ये इसका इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन हुआ। अब हम देखते हैं इसके इटियोलॉजी के बारे में। अब क्या क्या कारण हो सकते हैं, या फिर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। तो सबसे पहला है इन्फेक्शन। बैक्टीरिया हो गया, वायरल हो गया, एलर्जन हो गया। एलर्जेंस में आ गया हमारे पास पोलन ग्रेन्स आ गए, या कोई केमिकल्स भी हो सकते हैं। जैसे ये केमिकल है तो केमिकल की वजह से भी हो सकता है। ट्रॉमा, मान लो कहीं आँख में कुछ चले गया, ट्रॉमा हो गया, ठीक है, उस वजह से। यूजिंग कॉन्टैक्ट लेंस को जब हम यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं हाइजीन से रिलेटेड एक तरीके से फैक्टर है, तो उसकी वजह से भी कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। कम इन कॉन्टैक्ट ऑफ अफेक्टेड पर्सन, बोला ही था, हाईली कॉन्टाजिनस है। और पुअर हाइजीन, सबसे पहले बताया था, हाथों से मसल लिया। ठीक है, अब इसके टाइप्स, क्योंकि देखो ये बैक्टीरिया से भी हो रही है, वायरस से भी हो रही है, तो अलग अलग टाइप में अलग अलग डिस्चार्ज होंगे। इसीलिए हम इसका जो टाइप्स है वो 4 टाइप्स के होते हैं। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होगा। कौन कौन से बैक्टीरिया हैं? स्टेफाइलोकोकस ऑरियसिस, स्टेप्टोकोकस स्यूडोमोनास। ठीक है, अब ये जो इंपॉर्टेंट है वो है ये म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज, कि कौन सा डिस्चार्ज हो रहा है। जैसे बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है ना, तो उसमें म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज हो रहा है। ऐसे ही अलग अलग में अलग अलग होगा। अच्छा, अब वायरल कंजक्टिवाइटिस की बात करें तो भाई सीधी सी बात है यार, वायरल कंजक्टिवाइटिस है तो वायरस से होगा। कौन कौन से वायरस? मोस्ट कॉमनली देखा जाए तो हर्पीस वायरस से होता है, HIV होता है, रूबेला होता है। ठीक है, और ओनली सीरियस डिस्चार्ज फ्रॉम आई, ओनली सीरियस डिस्चार्ज, उसमें क्या था? म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज था, इसमें सीरियस है। ठीक है, अच्छा, फिर वाटरी डिस्चार्ज किसमें होगा? वो होगा एलर्जिक में। अब इसका दूसरा नाम भी होता है, आल्सो कॉल्ड एज इम्यूनोलॉजिकल कंजक्टिवाइटिस। इम्यूनोलॉजिकल कंजक्टिवाइटिस हम एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस को कहते हैं। अब होती किस वजह से? तो एलर्जन की वजह से होगी, ऑब्वियस है। और वाटरी डिस्चार्ज होगा। ठीक है, हमने 3 चीज़ें देखी। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है तो उसमें क्या हो रहा है? म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज हो रहा है। यदि वायरल कंजक्टिवाइटिस है तो सीरियस डिस्चार्ज हो रहा है। और यदि एलर्जन कंजक्टिवाइटिस है तो वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है।
और एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस को हम क्या बोल रहे हैं, इम्यूनोलॉजिकल कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। ठीक है, और बाकी किस किस वजह से होते हैं, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस बैक्टीरिया वायरस की वजह से, और केमिकल किसकी वजह से होगा, क्योंकि केमिकल आई में चले गए, जैसे इरिटेंट्स हो गए, फ्यूम्स हो गई, ठीक है, धुआं चल जाती है तो आंखों में से आंसू आना स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो वो, और यदि ज़्यादा आंसू आए तो कहीं ना कहीं वो कंजक्टाइवा को भी अफेक्ट कर सकते हैं इसीलिए। ठीक है, तो ये हो गए इसके टाइप्स। फिर हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है कि डिजीज़ का प्रोग्रेशन किस तरह से हुआ, तो इटियोलॉजिकल कॉज की वजह से, ड्यू टू इटियोलॉजिकल कॉज। अब या तो वायरस बैक्टीरिया एलर्जन हो सकते हैं, ठीक है, या तो वायरस बैक्टीरिया हो सकते हैं या फिर एलर्जन हो सकते हैं। तो भाई माइक्रोब्स यानी वायरस बैक्टीरिया एंटर किया आई में यदि एंटर करेंगे तो सबसे आउटर मोस्ट यानी जो स्क्लेरा है उसको कवर कौन कर रही है, कंजक्टिवा है, तो उसके कॉन्टैक्ट में ही आएंगे, तो उसको क्या कर देंगे, इन्फ्लाम कर देंगे। अब इन्फ्लामेशन हो गया तो उसकी वजह से ब्लड वेसल क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी, और यदि डायलेट होगी तो रेडनेस और स्वेलिंग हो जाएगी, सिंपल है। लेकिन यदि यही बात करें हम एलर्जन की, कि एलर्जन यदि अंदर आ गए तो वो क्या करेंगे, कांटेक्ट करेंगे किसके साथ, मास्ट सेल के साथ, और मास्ट सेल क्या निकालती है, हिस्टामिन का रिलीज करवाती है। और यदि हिस्टामिन निकल गया, मास्ट सेल का डिग्रेनुलेशन हो गया तो उसकी वजह से हिस्टामिन निकल गया, और हिस्टामिन निकल गया तो ये जो है रेडनेस है। और हिस्टामिन क्या करता है, एक तरीके से जो बोल सकते हैं हम रेडनेस या इन्फ्लामेटरी एजेंट होता है, यानी इन्फ्लामेशन करता है हिस्टामिन। तो जैसे ही हिस्टामिन निकला वैसे ही रेडनेस स्वेलिंग होना स्टार्ट हो गया, तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब तीनों टाइप्स के अकॉर्डिंग तीन अलग अलग इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आएंगे, जैसे कि म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज होगा बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में, सीरस डिस्चार्ज होगा वायरल कंजक्टिवाइटिस में, और वाटर डिस्चार्ज होगा एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में। अब किस किस में इचिंग होगी, तो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है ना, उसमें इचिंग होगी और इन दोनों में नहीं होगी। देखो, जो ये वाले इतने से इतने, ये वायरल और बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में कॉमन है, ठीक है, और ये वाला है वो वायरस में होगा, और ये वाला है ये ओनली बैक्टीरियल में होगा। तो पेन हो रहा है, इचिंग नहीं हो रही, रेड आई हो रही है, टैकीकार्डिया हो रहा है, फोटोफोबिया हो रहा है, ये सब बैक्टीरियल और वायरल कंजक्टिवाइटिस में दोनों में देखे जाते हैं। म्यूकोपुरुलेंट बैक्टीरियल में देखा जाएगा और सीरस केवल और केवल वायरल में देखा जाएगा। अच्छा, यदि एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है तो उसमें वाटरी डिस्चार्ज होगा, फीवर आएगा नहीं, और इचिंगनेस उसमें होगी। इसमें इचिंग नहीं हो रही थी बैक्टीरियल और वायरल में, और इसमें एलर्जन में होगी। तो इसलिए जब हम डायग्नोसिस करते हैं ना, तभी पूछते हैं कि पेशेंट से कि अच्छा आपकी इचिंग हो रही है क्या। यदि इचिंग हो रही होती है तो हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि इसके एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है। यदि नहीं हो रही है तब हमें देखना पड़ता है डिस्चार्ज कौन सा है, ठीक है, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए। फिर वही है कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हम कैसे कर सकते हैं, तो हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, स्लिट लैंप एग्जामिनेशन और स्वैब स्मीयर कल्चर। अब इंपॉर्टेंट चीज़ आती है मैनेजमेंट, कि भाई तीनों का मैनेजमेंट क्या क्या होगा। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस यूजुअली क्या होती है, सेल्फ लिमिटिंग होती है, यानी ऑटोमेटिकली हील हो जाती है। लेकिन इसमें फिर भी यदि हम ड्रग देंगे, तो यानी ड्रग ऑफ चॉइस, अब ऐसा तो नहीं है हम खाने वाली दवाई देंगे उसको, आई ड्रॉप से देंगे, तो कौन सी देंगे हम, क्लैक्सोसिलिन दे सकते हैं और सिप्रोफ्लॉक्सिन दे सकते हैं। अच्छा, यदि वायरल कंजक्टिवाइटिस की बात करें तो उसमें साइक्लोवीर का यूज़ कर सकते हैं, ये ड्रग ऑफ चॉइस हो सकती है, ठीक है, और एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं। क्यों देंगे, क्योंकि हो सकता है कि वो जो वायरल इन्फेक्शन है या जो वायरल इन्फेक्शन हुआ है उसकी वजह से दूसरा सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाए, तो इसलिए हम एंटीबायोटिक्स देंगे। और एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में हम स्टेरॉयडल थेरेपी देते हैं। अब स्टेरॉयडल थेरेपी होती है वो वायरल कंजक्टिवाइटिस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, ठीक है, क्योंकि ये इम्यूनो सप्रेशन करती है स्टेरॉयडल थेरेपी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट, इम्पॉर्टेंट। अब लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि नर्सिंग मैनेजमेंट हम किस तरह से लिखते हैं, तो वही हमने पैटर्न फॉलो किया है। सबसे पहला असेसमेंट, हिस्ट्री, इरिटेशन को चेक किया और डिस्चार्ज को चेक किया, जिससे कि टाइप पता लगे हमें, ठीक है। अब डायग्नोसिस में देख लिया था एक्यूट पेन क्यों हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है ना, इसलिए। अब हमारा एम क्या होगा, टू रिड्यूस पेन लेवल। अच्छा, क्या कर लिया हमने, सबसे पहले पेशेंट को चेक कर लिया डिस्चार्ज के लिए, हाइजीन मेंटेन कर ली, ओके। टच करने के लिए मना कर दिया कि भाई आँख को बार बार टच नहीं करना है, क्लीन कर दिया आई को जिससे कि हाइजीन मेंटेन रहे, और एडमिनिस्टर्ड आई ड्रॉप एंड मेडिकेशन इज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर, ठीक है। अब रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हो गया, एंजाइटी हो गई, और रिस्क ऑफ इंजरी भी हो गई। इंजरी क्यों हुई, क्योंकि भाई यदि उसकी आंखों में कुछ इरिटेंट गया है तो वो इतनी अच्छी तरीके से आँख खोल नहीं पाएगा, और चलेगा तो लगने के चांसेस है, इसलिए रिस्क ऑफ इंजरी। और पांचवा हम बना सकते हैं नॉलेज डेफिशिट का। अभी आपने जब और इन सब का मैंने इंटरवेंशन इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ये कॉमन इंटरवेंशन में आ जाएंगे, इनके जो कॉमन इंटरवेंशन है वो मैंने लास्ट वीडियो में बता रखे। तो ये हुआ हमारा कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज़ रिफ्रैक्टिव एरर्स के बारे में हम बात करते हैं। अच्छा, उससे पहले हम रिफ्रैक्शन का फिनोमेना देख लेते हैं, रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो देखो, एक ही मीडियम है, लाइट इधर से आई और ऐसे चली गई, उसका नॉर्मल पाथ तो ये था लेकिन डेविएट हो गई, क्योंकि इसका म्यू अलग है और इसका म्यू अलग है। मतलब कि एक मीडियम से, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है,
ठीक है। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में बेंडिंग होना लाइट का, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और ऐसा ही क्या आई में होगा क्या, क्योंकि देखो हमारा आई का जो स्ट्रक्चर होता है वो कहीं ना कहीं कुछ इस तरह का होता है वैसे, हाँ ऐसा ही होता है। तो है ना, बाहर होती है एयर और अंदर होता है आगे की तरफ एक्वस ह्यूमर और पीछे की तरफ विट्रस ह्यूमर। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से मीडियम तो चेंज हो रहा है, एयर से ह्यूमर की तरफ जा रहा है, विट्रस ह्यूमर हो चाहे वो एक्वस ह्यूमर हो। तो बेंडिंग होगी लाइट की, अब कितनी होगी वो डिपेंड करता है, ठीक है, म्यू के ऊपर। तो यानी कि एक एयर से लाइट जब आई में एंटर करेगी तो बेंडिंग होगी। अब वो बेंडिंग क्यों ज़रूरी है, वो बेंडिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो रेटाइना होती है उस पर हमें लाइट को फोकस करवाना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, लेंस है। तो लाइट आएगी, एक मुड़ेगी और कहाँ जाएगी, रेटाइना पे जाएगी, और रेटाइना पे क्या करेगी, इमेज फॉर्मेशन करेगी। तो बस यही होती है रिफ्रैक्शन की प्रोसेस। तो हम क्या बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्शन की जो प्रोसेस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है इमेज फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो बस वही है इसमें कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट वेव ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है। रिफ्रैक्शन प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एज इमेज फॉर्मेशन ऑफ आई, ओके। जो रिफ्रैक्शन प्रोसेस है वो क्या करती है, इमेज फॉर्मेशन को अलाउ करती है आई के अंदर। क्यों करती है, क्योंकि वो जो रेटाइना है उसमें जाके क्या करती है, इमेज फॉर्मेशन करती है। अब दो टाइप की कंडीशन आती है, एक होती है इमेट्रोपिया और एक होती है एमेट्रोपिया। एमेट्रोपिया मतलब ए मतलब एबनॉर्मल, ठीक है। तो इमेट्रोपिया क्या हो गया, नॉर्मल ऑप्टिकल कंडीशन ऑफ आई, और एमेट्रोपी क्या हो गया, एबनॉर्मल ऑप्टिकल कंडीशन ऑफ आई इन विच लाइट रे फ्रॉम इनफाइनाइट। अब लाइट रे आएगी कहाँ से, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से एक फिक्स सोर्स है वहाँ से आ रही है। अब एक इनफाइनाइट से हम मानते हैं कि लाइट सोर्स आ रहा है। अब वो क्या करेगी, फोकस इन फ्रंट और बिहाइंड द रेटाइना, यानी कि जो रेटाइना पे बननी चाहिए थी इमेज वो या तो उससे पहले बन जाएगी या उसके बाद में बनेगी। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव एरर्स बोलते हैं या फिर एमेट्रोपिया बोलते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। तो रिफ्रैक्टिव एरर इज अ टाइप ऑफ विजन इम्पेयरमेंट, विजन का तो इम्पेयरमेंट हो रहा ही ना, अकर ड्यू टू एबनॉर्मल बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग क्या होगी, एबनॉर्मल होगी। यदि बेंडिंग एबनॉर्मल हुई है तो क्या वो फोकस एक टाइम पे हो पाएगा। यदि देखो पहले यदि नॉर्मल है, यहाँ से आके और इस तरह से बेंड हो रही थी और इस जगह फोकस हो रही थी, अच्छा, लेकिन यदि यहाँ पे आएगी तो बेंड भी तो टेढ़ी हो जाएगी ना, मतलब दूसरी जगह बेंडिंग हो जाएगी उसकी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसका फोकस भी चेंज हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव एरर इज अ टाइप ऑफ विजन इम्पेयरमेंट अकर ड्यू टू एबनॉर्मल बेंडिंग ऑफ लाइट दैट लीड टू एबनॉर्मल फोकसिंग ऑफ लाइट ऑन रेटाइना, ठीक है। वेरी कॉमन आई डिसऑर्डर, ठीक है, जनरली देखा जाता है ये सभी में, ठीक है। अब जैसे देखा जाए इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने टाइप के होते हैं, तो मायोपिया, हाइपरोपिया, एस्टिग्मेटिज्म और प्रेसबायोपिया, ठीक है। मायोपिया को नियर साइटनेस या शॉर्ट साइटनेस भी बोलते हैं। शॉर्ट साइटनेस यानी आगे की तरफ, ठीक है, शॉर्ट यानी आगे। तो बस हेयर लाइट रे फोकस इन फ्रंट ऑफ रेटाइना, ये रेटाइना है तो इसकी क्या होगी, आगे की तरफ लाइट रे फोकस हो जाएगी, ठीक है। अब आगे की तरफ फोकस होगी तो क्यों हो सकते हैं, इटियोलॉजी क्या हो सकती है कि एक्सियल लेंथ बढ़ जाए। एक्सियल लेंथ क्या होगी, ये जो लेंस है इससे और रेटाइना के बीच में जो डिस्टेंस है ना, इसको हम बोलते हैं एक्सियल लेंथ। या तो ये बड़ी हो जाए, इसकी वजह से आगे फोकस करेगी लाइट। ग्लूकोमा हो जाए, ग्लूकोमा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आगे की तरफ क्या हो जाएगा, एक तरीके से हमारा एक्वस ह्यूमर आ सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से थिकनेस बढ़ जाएगी। और या फिर कॉर्नियल थिकनेस ही बढ़ जाए, या फिर विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाए। इन चारों की वजह से मायोपिया होता है। अच्छा, ठीक है। अब दूसरा है हाइपरोपिया। हाइपरोपिया ये क्या होता है, लॉन्ग साइटनेस। लॉन्ग साइटनेस यानी दूर, यानी ये रेटाइना है तो इसके पीछे की तरफ इमेज फॉर्मेशन हो। तो हेयर लाइट रे फोकस बिहाइंड द रेटाइना। हेयर पर्सन इज अनेबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट, मतलब पर्सन पास का ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता, यानी पास के जो 25 सेंटीमीटर हमारी लिमिट होती है कि इससे पहले का हम नहीं देख सकते, तो 25 सेंटीमीटर के बाद का वो पेशेंट नहीं देख पाएगा, लेकिन दूर का वो सही से देख पाएगा, ठीक है। अब इसमें होता क्या, एक्सियल लेंथ या तो घट जाए, ठीक है, ये हमारी एक्सियल लेंथ थी, अब ये घट गई, मान लो इतनी रह गई, तो नॉर्मली जो लाइट इधर आ रही थी अब वो किधर फोकस होगी, पीछे की तरफ, ठीक है। और वही तो हमने बोला कि लाइट रे फोकस बिहाइंड द रेटाइना। कॉर्नियल लेंथ डिक्रीज हो जाए, या फिर यूजुअली सीन इन न्यूबॉर्न्स में ये देखी जाती है, ठीक है। इसीलिए आपने कभी देखा होगा कि मान लो ये ना एक तरीके से पालना होता है ना बच्चे का, तो उसके ऊपर की तरफ हम ये कुछ झुंझुना लटका देते हैं तो वो बच्चा देखता रहता है दूर से, तो दूर का तो उसको दिखता है, हम पास में जाकर रख दें तो शायद वो पकड़ नहीं पाएगा। क्यों नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि उसको क्या होता है, हाइपरोपिया होता है। ये एक नेचुरल कंडीशन भी है न्यूबॉर्न में, न्यूबॉर्न में नेचुरल है, हम में नेचुरल नहीं है, एडल्ट में नेचुरल नहीं है, ठीक है। एस्टिग्मेटिज्म की बात करें तो टाइप ऑफ एरर विच in which light ray cannot focuses on a single point, it may focuses in front, behind the retina with or without accommodation। मतलब क्या है, मतलब है भाई देखो, यदि लाइट रे आगे फोकस हो रही थी मायोपिया, ठीक है, और पीछे फोकस हो रही थी तो हाइपरोपिया। एस्टिग्मेटिज्म एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लाइट रे आगे भी फोकस हो सकती है और पीछे भी फोकस हो सकती है, यानी कि दोनों के फीचर्स आएंगे।
मायोपिया के भी और हाइपरोपिया के भी। अब होती क्यों है, तो कर्वेचर का प्रॉब्लम हो सकता है, आई का जो कर्वेचर है वो एबनॉर्मल हो जाए, आई में इंजरी हो जाए, या फिर हो सकता है जेनेटिकल प्रॉब्लम भी हो। ठीक है, लास्ट हम बात करते हैं प्रेस बायोपिया, जो कि फोर्थ टाइप होता है। इसको हम ओल्ड एज आई साइटनेस भी बोलते हैं। ओल्ड एज आई साइटनेस है, यानी कि ये रिफ्रैक्शन की प्रोसेस है क्या, फिर नहीं, ये एक तरीके से रिफ्रैक्शन की एरर नहीं है, ये एरर है फिजियोलॉजिकल इनसफिशिएंसी ऑफ एकोमोडेशन। यानी कि देखो यार, बूढ़े हो जाते हैं तो क्या होता है, नॉर्मल जो लेंथ जितना एकोमोडेट कर पाता है उतना नहीं हो पाएगा उसका, मतलब वो काम इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा, इसीलिए क्या होता है, प्रेस बायोपिया हो जाता है। अकोमोडेशन पावर डिक्रीज हो जाती है लेंस की, इलास्टिसिटी भी लेंस की डिक्रीज हो जाती है, और यूजुअली देखा गया 40 साल के बाद होता है ये। ठीक है, अब पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो जो हमने टाइप्स में पढ़ा ना, वही इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। जैसे कि ड्यू टू ईटियोलॉजिकल कॉज, यदि कॉर्नियल थिकनेस बढ़ गई, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक्सियल लेंथ बढ़ जाएगी। अच्छा, पहले ये एक्सियल लेंथ इतनी थी, है ना, इतनी, यस, अब ये थिकनेस बढ़ गई, मान लो इतनी होगी, तो क्या ये यहाँ से काउंट होगा, तो कहीं ना कहीं ये जो थिकनेस है वो पहले इतनी सी थी, अब कितनी हो गई, इतनी बड़ी होगी, तो जैसे ही कॉर्नियल थिकनेस बढ़ी वैसे ही एक्सियल लेंथ भी बढ़ गई। अच्छा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो लेंस जो इमेज फॉर्मेशन है वो रेटाइना के आगे की तरफ होगा। कैसे समझें इसको, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। देखो, ये आई थी, ये इतना पार्ट था एक्सियल लेंथ का, ठीक है, अब क्या हुआ, हमारे पास थिकनेस बढ़ गई आई की, ये थिकनेस बढ़ गई इतनी, तो नॉर्मली पहले इतनी एक्सियल लेंथ थी, अब कितनी होगी, इतनी, तो पहले लाइट रे आके और इधर फोकस हो रही थी, ठीक है, अब लाइट रे आएगी इधर और फोकस कहाँ हो जाएगी, आगे की तरफ, क्योंकि थिकनेस बढ़ गई ना, तो उसको लाइट जितना ट्रैवल कर ली थी उतना ही ट्रैवल करेगी, लेकिन थिकनेस बढ़ गई तो वो पहले ही इमेज फॉर्म कर लेगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, मायोपिया हो जाएगा। अब यदि डिक्रीज हो गई तो एक्सियल लेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इमेज फॉर्मेशन क्या होगा, पीछे की तरफ होगा रेटाइना के। ठीक है, अब जैसा कि बताया था, एस्टिग्मेटिज्म में क्या हो रहा था, कर्वेचर का डिस्टर्बेंस हो रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, एक पॉइंट पे लाइट रे फोकस नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, ब्लड विजन हो रहा था, या फिर डिस्टॉर्ट विजन हो रहा था, मतलब विजन का डिस्टॉर्शन हो रहा था। ठीक है, लास्ट हम बात करते हैं प्रेस बायोपी के बारे में। यह होती है स्पेशली एज रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ये, यानी कि रिफ्रैक्टिव एरर नहीं है ये है एज रिलेटेड प्रॉब्लम, जिसमें क्या होता है, एकोमोडेशन पावर डिक्रीज हो जाती है, इलास्टिसिटी डिक्रीज हो जाती है। अब यदि ये दोनों चीज़ कम हो गई तो उसकी वजह से ऑप्टिकल पावर भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्लड विजन या डिस्टॉर्ट विजन हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। एक बार यदि आपने इसके टाइप्स के बारे में समझ लिया तो पैथोफिजियोलॉजी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बारे में कि नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, देखो चारों का अलग अलग होगा, ठीक है, तो विजुअल एक्टिविटी डिक्रीज होगी, इसमें भी डिक्रीज होगी। अब लेकिन किस चीज़ के लिए हो रही है, मायोपिया में पर्सन दूर का देख नहीं पा रहा, ठीक है, पास का तो दिख रहा है, नियर साइटनेस है, यानी पास का तो दिख रहा है लेकिन दूर का नहीं दिख रहा, तो विजुअल एक्टिविटी डिक्रीज किसके लिए हुई, फार ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, यानी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के लिए, और डिक्रीज इसमें हाइपरोपिया में किसके लिए हुई, पास वाले ऑब्जेक्ट के लिए। समझ में नहीं आया होगा, एक बार वापस देख लेते हैं। मायोपिया है, मायोपिया में पास का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा, तो विजुअल एक्टिविटी डिक्रीज होगी दूर वाले ऑब्जेक्ट के लिए। हाइपरोपिया में पास का दिख रहा है, तो पास का नहीं दिख रहा है, दूर का दिख रहा है, तो विजुअल एक्टिविटी डिक्रीज किसके लिए हुई, पास वाले ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, हेडेक इसमें नहीं होता है, इसमें हेडेक होता है कहाँ पे, फ्रंटल वाले पार्ट में, ये वाले हिस्से में। ठीक है, पर्सन कैन नॉट सी फार ऑब्जेक्ट, इसमें लिखेंगे पर्सन कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट। इसमें भी ब्लड विजन होगा, तो यदि विजुअल एक्टिविटी दूर के लिए हो रही है, विजुअल एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है दूर वाले ऑब्जेक्ट के लिए, तो ब्लड विजन भी दूर वाले ऑब्जेक्ट के लिए होगा। इसमें ब्लड विजन किसके लिए होगा, पास वाले ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, इसमें भी डिस्टॉर्ट विजन होगा, इसमें भी डिस्टॉर्ट विजन होगा। एक माइल्ड फोटोफोबिया भी इसमें देखा जाता है। फोटोफोबिया मतलब जो लाइट है उससे प्रॉब्लम होना, ठीक है, इरिटेशन होना लाइट से। फिर एस्टिग्मेटिज्म और प्रेस बायोपिया में देखा जाए तो ब्लड विजन इसमें भी हो रहा है, ठीक है, आई स्ट्रेन हो रहा है, आँख में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आएगा, वॉमिटिंग डिजीनेस हो सकती है, हेडेक हो सकता है ना, और हेडेक इसमें भी होगा। मतलब देखा जाए तो मोस्टली चीज़ें सभी में कॉमन है, जैसे कि हेडेक, सभी में हेडेक है, फर्स्ट वाले को छोड़ के। फर्स्ट वाले में जो मायोपिया है उसमें हेडेक नहीं होता, बाकी सब में हेडेक है। ठीक है, ब्लड विजन तीनों में हो रहा है, ओके। अब देख लेना किसके लिए हो रहा है, इसमें दूर वाले ऑब्जेक्ट के लिए, इसमें पास वाले ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, और क्या क्या हो रहा है इसमें, आई स्ट्रेन दोनों में हो रहा है, इन दोनों में। और क्या हो सकता है, अब जैसे वॉमिटिंग या डिजीनेस है वो एस्टिग्मेटिज्म में देखी जाती है, तो ये स्पेसिफिक है। अब जैसे कि जो डिस्टॉर्ट विजन है वो इसमें और इसमें हाइपरोपिया में भी देखा जाएगा। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हुआ। फिर हम बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में कि भाई प्रॉब्लम तो हो गई, अब उसका निवारण क्या है, मतलब सॉल्यूशन क्या है, तो हम मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं, और यूजुअली इसका मेडिकल मैनेजमेंट ही किया जाता है। हम डायरेक्टली इसको क्या दे देंगे, फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स
दे सकते हैं, जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं टिमिलॉल। मायोटिक ड्रग्स दे सकते हैं पिलियोकार्पिन। ठीक है, एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को डिक्रीज करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स भी हम उसमें दे सकते हैं, क्योंकि एक्वस ह्यूमर को प्रोड्यूस कौन कर सकता है? बीटा सेल्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि लेंस कौन कौन से हम लगाएं जिसकी वजह से जो रिफ्रैक्टिव एरर है वो सही हो जाए। जैसे कॉनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है मायोपिया में, कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है हाइपरोपिया में, सिलेंड्रिकल लेंस जिसमें दोनों होते हैं उसका यूज़ किया जाता है एस्टिग्मेटिज्म में। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक आ रहे हैं, मायोपिया के भी और हाइपरोपिया के भी। और कॉन्वेक्स लेंस विद अप्रोप्रिएट पावर यूज़ किया जाता है प्रेस बायोपिया में। क्यों अप्रोप्रिएट पावर क्यों कहा गया? क्योंकि हर कोई पर्सन है उसका ऐसा तो है नहीं सभी की एक तरीके से एकोमोडेशन डिक्रीज हुई है, नहीं यार, इलास्टिसिटी डिपेंड करती है वो किस तरह से लाइफ जी रहा है, उस पर भी डिपेंड करती है। तो इसलिए अप्रोप्रिएट पावर यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, हम जब बात करते हैं नेक्स्ट, तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में कि कौन कौन से सर्जरी हैं जिससे हम जो हमारी रिफ्रैक्टिव एरर है उनको सही कर सकते हैं। तो रेडियल कैरेटोटॉमी कर सकते हैं, कैरेटोटॉमी और कैरेटोप्लास्टी कर सकते हैं। ठीक है, सर्जिकल रिकन्स्ट्रक्शन है ना, और कॉर्नियल सर्जरी भी कर सकते हैं, कैरेटोप्लास्टी भी कर सकते हैं। अब कॉर्नियल सर्जरी, कैरेटोप्लास्टी ये स्पेसिफिक होती हैं डिजीज़ वाइज। जैसे मायोपिया है तो उसमें हम कैरेटोटॉमी करेंगे, रेडियल कैरेटोटॉमी, कैरेटोप्लास्टी उसमें भी करेंगे। ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म में भी हम कैरेटोप्लास्टी कर सकते हैं और हाइपरोपिया में हम कॉर्नियल सर्जरी करेंगे। ठीक है, ये हो गया इसका सर्जिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा? वही पैटर्न फॉलो करना है। असेसमेंट में हमने देख लिया, विजुअल एक्यूटी चेक कर ली, हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन और हेडेक देख लिया कि भाई हेडेक यदि नहीं है तो मायोपिया डायरेक्टली बोल दिया। ठीक है, और इसमें ये डायग्नोसिस है इम्पेयर्ड विजुअल परसेप्शन या फिर इम्पेयर्ड विजुअल फंक्शनिंग रिलेटेड टू एबनॉर्मल फोकसिंग ऑफ लाइट रे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यदि विजुअल परसेप्शन वो थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है तो हम उसको मेंटेन करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो विजुअल एक्यूटी चेक करेंगे, पहले हेडेक के लिए देखेंगे, आई बॉल को मतलब उसको पेशेंट को बोलेंगे भैया ज़्यादा घुमाओ मत आई बॉल को, स्ट्रेन जितना ज़्यादा आएगा उतना ज़्यादा हेडेक होगा, जितना ज़्यादा हम मूव करेंगे उतना ज़्यादा पेन होगा। ठीक है, फ़ोन और टैबलेट का यूज़ करना कम करने के लिए बोलेंगे इसको, क्योंकि फोटोफोबिया हो सकता है उसको, या फिर हेडेक और ज़्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, और एडवाइस पेशेंट टू वर्क इन अप्रोप्रिएट लाइट, मतलब ऐसा नहीं है डिम लाइट में करे या ज़्यादा लाइट में, नहीं, अप्रोप्रिएट लाइट। ठीक है, रिस्क ऑफ इंजरी की बात करें तो रिस्क ऑफ इंजरी हो गई, क्योंकि यदि उसको कोई प्रॉब्लम है, पास का नहीं दिख रहा है तो हो सकता है वो पास के कोई ऐसे शार्प ऑब्जेक्ट है उससे उसको लग जाए, दूर का नहीं दिख रहा है तो वो लुढ़क जाए, मतलब गिर जाए, तो ये सारी चीज़ें, तो रिस्क ऑफ इंजरी हो सकता है। नॉलेज डेफिसिट और एंजाइटी भी इसमें हम बना सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेटोप्लास्टी के बारे में। अब कैरेटोप्लास्टी होती क्या है? तो कैरेटोप्लास्टी को ही हम पेनिट्रेटिंग कैरेटोप्लास्टी भी बोलते हैं, और इसी का दूसरा नाम होता है कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन या कॉर्नियल ग्राफ्टिंग। अब कॉर्निया होता क्या है? तो कॉर्निया क्या हो सकता है? आउटर मोस्ट लेयर होती है आई की। ठीक है, और ये इकलौता ऐसा पार्ट होता है जो कि डोनेबल पार्ट है, मतलब डोनेट कर सकते हैं। यदि हम आई डोनेट कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम कॉर्निया को डोनेट करते हैं, और कुछ डोनेट नहीं कर सकते। क्यों क्यों हम ओनली कॉर्निया को करते हैं डोनेट? क्योंकि इसमें ब्लड वेसल की सप्लाई, मतलब सॉरी, ब्लड सप्लाई नहीं होती है इसमें। ठीक है, यानी ब्लड वेसल नहीं होती है। अब तो फिर यार ये एब्जॉर्प्शन का वो इसका न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा? हमें जो न्यूट्रिशन मिलता है वो हमेशा ब्लड से मिलता है, तो फिर कॉर्निया के पास ब्लड सप्लाई नहीं है तो ये न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा? ये लेगा एक्वस ह्यूमर से। ठीक है, एक्वस ह्यूमर जो कि पीछे की साइड होता है ना, उससे ये न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन की बात करें तो ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्रांसप्लांटेशन होता है, मोस्ट कॉमन टाइप। अब सबसे पहली बार इसको किसने खोजा था? तो इसको जो सक्सेसफुल किया था वो जिर्म ने किया था, जिर्म ने 1906 में किया था फर्स्ट सक्सेसफुल कैरेटोप्लास्टी। ठीक है, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें रिप्लेसिंग ऑफ एबनॉर्मल होस्ट टिश्यू विद हेल्दी डोनर या फिर कैडेवर कॉर्नियल टिश्यू। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉर्निया इकलौता पार्ट है जो कि हम डोनेट कर सकते हैं, तो इसमें ब्लड वेसल नहीं है तो यानी ब्लड सप्लाई नहीं है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, या तो जिंदा आदमी है तो ठीक है, नहीं तो कैडेवर जो कि मरा हुआ एक इंसान बोल सकते हैं, उसके भी हम कॉर्निया को डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन हुआ। अब हम बात करते हैं इसका इंडिकेशन, यानी कब कब यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्टिकल कंडीशन मोस्ट कॉमन इंडिकेशन। यार जब ऑप्टिकल कंडीशन का मतलब क्या होता है? ऑप्टिकल कंडीशन का मतलब कि यार हमें दिख नहीं रहा है ना, जैसे कि इन्फेक्टिव, इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं इन्फेक्टिव केराटाइटिस। ठीक है, कि भाई उसको कोई पर्सन है उसको जो कॉर्निया है उसका इन्फेक्शन हो चुका है उसको, तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं कैरेटोप्लास्टी। ठीक है, क्यों करेंगे? इम्प्रूव विजन, ऑब्वियस उसको दिख नहीं रहा है तभी तो हम उसको सही करेंगे ना, तो ऑप्टिकल में हम बोलेंगे टू इम्प्रूव विजन, और मोस्ट कॉमन इंडिकेशन होता है, एग्जांपल लिख सकते हैं हम इसका। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्टोनिक। टेक्टोनिक का मतलब होता है
कॉर्नियल इंटीग्रिटी, कि जो कॉर्निया है उसकी इंटीग्रिटी कहीं ना कहीं ख़राब हो चुकी है ना, तो हम केरेटोप्लास्टी करके उसकी जो इंटीग्रिटी है उसको भी मेंटेन कर सकते हैं, या फिर रिस्टोर आईबॉल इंटीग्रिटी। ठीक है। थेरापेटिक, अब कई बार क्या होता है हम आई ड्रॉप डाल रहे हैं है ना किसी पेशेंट के, अब वो आई ड्रॉप काम ही नहीं कर रही है यार, तो क्या होगा कि हम क्या करेंगे, उसकी जो कॉर्निया है उसको रिप्लेस कर देंगे। यानी कि थेरापेटिक इसका इंडिकेशन भी होता है कि जब हम कोई मेडिसिन डाल रहे हैं और जो कॉर्निया है वो उसको एक तरीके से रेस्पॉन्स नहीं कर रही है उस ट्रीटमेंट को, तब हम क्या करेंगे, कॉर्निया को रिप्लेस कर देंगे हेल्दी कॉर्निया से, और क्या कर सकते हैं हम आगे मेडिकेशन कर सकते हैं। कॉस्मेटिक, अब एक होता है कि हाँ यार हमारी आंखें अच्छी नहीं दिख रही, जैसे होता है ना कि कॉस्मेटिक सर्जरी करवा ली किसी ने, क्यों, जिससे कि वो अच्छा दिखने के लिए। जैसे किसी की आंख में प्रॉब्लम है, उसकी आंखें दिखनी अच्छी नहीं दिखती, तो वो क्या करेगा, केरेटोप्लास्टी करवाएगा और एक नई कॉर्निया लगवा लेगा, जिससे आई की अपीयरेंस अच्छी हो जाए। ठीक है, वेरी रेयर होती है, बहुत कम लोग करवाते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया इंडिकेशन। अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, तो पहली बात, इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन होगा ही नहीं। इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन होगा कि जब डोनर है, जैसे ये डोनेट कर रहा है अपनी आई को, यानी कॉर्निया को डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो अब डोनर में यदि कुछ चीज़ है, जैसे कि डोनर को एड्स है, हेपेटाइटिस है उसको, डोनर को आई का इन्फेक्शन है, उसको मैलिग्नेंट ट्यूमर है ना, लेसिक सर्जरी हुई है उसकी, या फिर कॉर्नियल स्कार है, तो हम उस जो डोनर है उसकी कॉर्निया को ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे। देखा जाए तो यार, यदि कॉर्निया डोनर की अफेक्टेड है किसी भी डिजीज़ से, तो हम उसको ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं, बस सीधी सी बात है। ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन यूज फॉर डोनर टिश्यू फॉर केरेटोप्लास्टी। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई यदि हम डोनेट करवा रहे हैं किसी से, या कोई डोनेट कर रहा है आई या कॉर्निया, तो उसकी जो कॉर्निया है वो हेल्दी होनी चाहिए। यदि अनहेल्दी कॉर्निया डोनेट कर रहा है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मेथड ऑफ कॉर्नियल प्रिजर्वेशन। ऐसा तो है नहीं हम इधर से निकाली और इधर डाल दी, तो प्रिजर्व भी तो करते हैं ना। तो प्रिजर्वेशन तीन टाइप से कर सकते हैं, शॉर्ट, इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट मतलब 2 दिन के लिए, इंटरमीडिएट यानी 2 वीक के लिए, और लॉन्ग टर्म यानी 35 दिन के लिए। ठीक है, अब याद करने का तरीका ऐसे किया था मैंने तो कि 2 दिन, 2 हफ्ते, और 3 और 5 में डिफरेंस करें तो अभी 2 ही आ रहा है, तो 2 से रिलेट करके हम कर सकते हैं। तो 35 दिन, 2 वीक और 2 दिन। ठीक है, इसमें तो पूरे ग्लोब, जो आई का हमारा जो एक तरीके से मतलब गोल सा ग्लोब होता है ना, उसको ही हम मॉइस्ट चैम्बर में 4 डिग्री सेल्सियस पे प्रिजर्व करते हैं, केवल 2 दिन के लिए यदि हमें करना होता है तो। ठीक है, यदि हमें 2 हफ्ते के लिए करना है तो हम एम के मीडियम या फिर ऑप्टिसॉल मीडियम में उसको रखते हैं। यदि हमें लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए कि भाई हमें यार 2 हफ्ते से ज़्यादा या 3 हफ्ते या 1 महीने तक रखना है, तो हम क्या करेंगे, क्रायो प्रिजर्वेशन करेंगे, जो कि -70 डिग्री सेल्सियस पे होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोल ऑफ नर्स, कि भाई नर्स के रोल क्या है। तो पहले, सर्जरी से पहले हर किसी पेशेंट को क्या होगी, एंजाइटी होगी, तो हम क्या करेंगे, उसकी एंजाइटी डिक्रीज़ करने का ट्राई करेंगे, रिलैक्सेशन टेक्निक, योगा, मेडिटेशन। ठीक है, उसके अलावा हम उसको बता देंगे भाई हम आपकी आँख के साथ हम ये करेंगे, यानी उसको एक्सप्लेन कर देंगे पूरा प्रोसीजर। ठीक है, अब पोस्ट ऑपरेटिव रोल क्या होगा, हम उसको बोलेंगे भाई देखो सीधी सी बात है, मोबाइल नहीं चलाना है आपको, जितना मोबाइल चलाओगे उतनी ज़्यादा दिक्कत आएगी, तो एडवाइस पेशेंट टू डिक्रीज द यूज़ ऑफ मोबाइल। ठीक है, सनग्लासेस पहनने के लिए बोलेंगे कि आप अच्छे दिखोगे सनग्लासेस में, इसलिए पहन लेना, हमारा मेन एम होता है उसको फोटोफोबिया से बचाने का। ठीक है, अब उसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो पोस्ट ऑपरेटिवली पोजीशन देंगे इसको। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, पेशेंट यदि रिसीव कर रहा है माइडेटिक्स, कॉर्टिसोल, तो हम उसको एडवाइस करेंगे भाई जितना टाइम पे या जिस ड्यूरेशन के लिए बोला है, चाहे वो बीडी बोला है या फिर ओडी बोला है उस ड्रग को, तो उसको एडमिनिस्टर करनी है। यदि नहीं करेगा तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि इसको बोलेंगे, पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि आपको मेडिकेशन टाइम पे लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं, बस ये हमारा हो गया कंप्लीट केरेटोप्लास्टी। लास्ट हम डिजीज़ के बारे में बात करेंगे, डिजीज़ नहीं टॉपिक के बारे में बात करेंगे, नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम। अब बात आती है ब्लाइंडनेस की। ब्लाइंडनेस क्या होती है, अंधापन, यानी कोई देख नहीं पा रहा है। तो इनएबिलिटी ऑफ पर्सन टू काउंट फिंगर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर और 20 फीट। 20 फीट पे कोई खड़ा है, 6 फीट पे, 6 मीटर पे या 20 फीट पे, और वो मेरी फिंगर्स को काउंट नहीं कर पा रहा है, तो उस पर्सन को हम ब्लाइंड बोलेंगे। WHO की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यदि विजन 3/60 या 3/60 से कम हो तो हम उसको ब्लाइंड बोल सकते हैं। कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो कैटरेक्ट, 62% कैटरेक्ट कारण होता है ब्लाइंडनेस का, रिफ्रैक्टिव एरर्स 20% होती है, और ग्लूकोमा होता है 6%। ठीक है, अब
इंडिया ने क्या किया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने कहा यार ब्लाइंडनेस तो हमारे बहुत सारी है, अंधे तो लोग हैं ही, तो क्या करेंगे, प्रोग्राम लॉन्च करवाते हैं। तो इंडिया पहली कंट्री थी जिसने ये प्रोग्राम को लॉन्च किया। ठीक है, कब किया था, 1976 में। और 100% सेंट्रल स्पॉन्सर प्रोग्राम था। इसमें कोई स्टेट गवर्नमेंट का हाथ नहीं था, इसमें कोई जो बोल सकते हैं ना एनजीओज, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। ये 100% गवर्नमेंट प्रोग्राम था और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम था। ठीक है, 1976 में। इसके गोल्स क्या क्या थे, इसके गोल्स थे कि भाई जो प्रिवलेंस है ब्लाइंडनेस का उसको कम करना है। 2020 जो ईयर 2020 जो जा चुका है, तब तक क्या करना था, 1.4 से 0.3 तक हमको लाना था। जो नए केस हैं उनको हमें डिटेक्ट करना है, कम्युनिटी में अवेयरनेस बढ़ानी है, क्योंकि कई ऐसी बीमारियाँ होती हैं जैसे ट्रैकोमा है, वो इन्फेक्शन की वजह से होती है। तो उसको यदि हम कम कर लिया, या फिर जैसे कंजक्टिवाइटिस है, यदि वो ज़्यादा टाइम के लिए रह गई, वैसे तो रहती नहीं है, यदि ज़्यादा टाइम के लिए रह गई तो वो हो सकता है हमारी आई को डैमेज कर दे, यानी ब्लाइंडनेस भी ला सकती है। तो कम्युनिटी को अवेयर किया है, अवेयर करना भी इसका गोल था। और प्रोविज़न ऑफ आई सर्विसेज, आई केयर सर्विसेज थ्रू आई हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, ये इसका एक प्रोविज़न था कि आई हेल्थ फॉर ऑल, मतलब कि आँखों के किस तरह से हम उसको हाइजीन मेंटेन करें, किस तरह से हम आई की केयर करें, है ना, ये सब उसमें बताया जाता था। ये इसके गोल्स थे। ऑब्जेक्टिव क्या थे, अब ऑब्जेक्टिव और गोल्स अप्रॉक्सीमेटली सेम होते हैं, बट फिर भी हम अलग अलग देख लेते हैं। टू डेवलप कॉम्प्रिहेंसिव यूनिवर्सल आई केयर, ओके। एनहांस कम्युनिटी अवेयरनेस, बता चुके हैं पहले ही। ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज़ करना या डेवलप करना। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। और हो सकता है कि जो गाँव में फैसिलिटीज़ है वो कम हो, तो उसको क्या करना है, स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करवाना। एंड बैकलॉग ऑफ अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस, कि जो अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस है उसको हमें सही करना है। अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस कौन कौन सी हो सकती हैं, बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे कंजक्टिवाइटिस है, उसकी वजह से भी हो सकती है ब्लाइंडनेस। तो यदि उसको हम क्योर कर लेंगे तो ब्लाइंडनेस को हमने क्या किया, कम कर दिया। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, उससे स्टेट गवर्नमेंट और उससे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये तीन। और सर्विस डिलीवरी या फिर रेफरल सिस्टम, कि टर्शरी लेवल, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। इसका मतलब क्या हुआ, सेंट्रल ने जो स्कीम चलाई वो स्टेट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर दी गई और वही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लेवल तक लाई गई। फिर रेफरल सिस्टम क्या है, टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक ग्लोबल मिशन था, विजन 2020, राइट टू साइट इसका नाम था। ये क्या था, ये इंडिया का एक तरीके से बोल सकते हैं कि इंडिया का प्रोग्राम नहीं था, ये WHO का प्रोग्राम था, ग्लोबल इनिशिएटिव टू रिड्यूस अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस। अब अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस कौन कौन सी है, ग्लूकोमा है, कैटरेक्ट है, रिफ्रैक्टिव एरर है, ये सब ब्लाइंडनेस कॉज कर सकती हैं, बट इससे हम बचाया जा सकता है। तो टारगेटेड डिजीज़, कौन कौन सी डिजीज़ को टारगेट किया था, ये इंपॉर्टेंट है। 4 डिजीज़ थी, कैटरेक्ट, रिफ्रैक्टिव एरर्स, ट्रैकोमा और ग्लूकोमा। ठीक है, ये 4 डिजीज़ को उसमें यूज़ किया था। अब ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कितने बनाए उन्होंने, 20। ट्रेनिंग सेंटर कितने बनाए, 200। सर्विस सेंटर कितने बनाए, 2000। और विजन सेंटर कितने बनाए, 20,000। तो CTSV, ये याद हम रख सकते हैं, यानी 4 टायर सिस्टम था इसके अंदर। जो विजन 2020 जो कि WHO ने स्टार्ट किया था, उसने 4 टायर सिस्टम बनाया था, 4 टायर सिस्टम। इसका मतलब था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे, यानी सेंटर के लेवल पे 20 सेंटर्स होंगे, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कितने होंगे, 20 होंगे। ट्रेनिंग सेंटर कितने होंगे, 200 होंगे। सर्विस सेंटर होंगे 2000 और विजन सेंटर होंगे 20,000। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टॉपिक। हमने चारों डिजीज़ नहीं, 2 डिजीज़ और 2 टॉपिक को हमने कवर किया। होप सो आपको वीडियोस अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।